वेलकम ऑन शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ। ये जो शो है ये आपके लिए पूरे ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, डोमेस्टिक क्या हाल है बाजार का, इकोनॉमी का, इसके साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक व्यू पॉइंट लेके आता है आप सभी के लिए। कौन से सेक्टर्स ने कैसा परफॉर्म किया इस महीने और आने वाले महीनों में कौन से सेक्टर्स कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, ये कभी मत भूलिएगा कि जब 360 डिग्री की बात करते हैं हम शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ में, तो ऑफ कोर्स स्टॉक आइडियाज भी फॉलो करते हैं। इसीलिए ये स्पेशल शो जो हम लेके आते हैं शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ, जिसमें पूरा ही लेफ्ट राइट सेंटर पूरा मार्केट का पूरा विश्लेषण एंड व्यू पॉइंट लेके आते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ग्लोबल मार्केट से। ग्लोबल मार्केट्स में जो चर्चा का विषय है वो बहुत लाइमलाइट पे रहा है पिछले कुछ महीनों से, और वो है यूएस एंड ईरान। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है दोस्तों, ये अब बहुत मिक्स्ड बैग हो चुका है। यानी कि बहुत बार ऐसा दिख रहा है कि कभी यूएस कभी ईरान वार कर रहा है, फिर से टेबल पे आते हैं, वार्तालाप करते हैं, बट ब्रॉडली ये समझ में आ गया है कि दोनों को पीस डील करनी है, दोनों को कहीं ना कहीं समझौता, एक अग्रीमेंट पे आना है। अभी सुन रहे हैं कि ट्यूसडे को कतार में दोनों की बातचीत स्टार्ट होने वाली है, और ये बातचीत टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन जा सकता है। दोनों का इंटरेस्ट है कि कहीं ना कहीं वॉर लाइक सिचुएशन को पॉज लाया जाए, रोका जाए, आगे ना बढ़ा जाए। साथ ही साथ हम मानते हैं कि ये जो ओवरऑल सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं कच्चे तेल को भी इंपैक्ट करता है। आपने अगर देखा हो तो कच्चा तेल अब करीबन $73 पे आ गया है, जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेड पे आ चुका है। इसी महीने जून के महीने में बिगिनिंग में अगर मैं बात करूं तो वी वर अबाउट $90, नाउ वी आर क्लोज टू $73, सो इट्स फॉलन क्लोज टू $30। इंडिया को बहुत बड़ा फायदा मिलता है। क्या इंडिया करीबन $35 बिलियन बचाता है क्रूड कच्चा तेल अगर इतना गिरता है। सो यही नहीं, कैपिटल अकाउंट, ये जो कैड होता है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, इसमें भी करेक्ट बहुत फायदे मिल सकते हैं, करीबन 50 to 70 बेसिस पॉइंट का। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जीडीपी में भी 30 से 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है कच्चे तेल के गिरने पे। ये एक डेफिनेटली बेनिफिट है जो इमर्जिंग इकोनॉमीज जो कच्चे तेल पे काफी डिपेंडेंट है। साथ ही साथ हमें मानना है कि ये जो ओवरऑल सिचुएशन बना है, जो वॉर लाइक सिचुएशन जिसके कारण मार्केट ने इंपैक्ट लिया, ऐसे सिचुएशन इन द पास्ट कई बार हो चुके हैं। और अगर देखा जाए तो इन कई बार इन द पास्ट जहां पे कच्चा तेल बढ़ा है $90-100 के आसपास, जहां पे हमारा रुपया डिप्रिशिएट हुआ है 10-10%, ऐसे कई बार सिचुएशन देखा है। बट इस सिचुएशन से भारत बहुत पॉजिटिवली निकला है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। आने वाले 6 से 9 महीनों में हमारी उम्मीद है कि मार्केट हमेशा बाउंस बैक करता है, और यही उम्मीद के साथ हमें लगता है कि इस साल 2026 में मार्केट स्ट्रांगली बाउंस बैक कर सकता है। जब हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं तो फेड की बात करेंगे। फेड की पॉलिसी, यस, फेड पॉलिसी, इन्फ्लेशन, महंगाई अमेरिका में अब थोड़ा सा स्ट्रांग होते जा रहा है। 4.1% के आसपास की महंगाई के दर आए हैं। प्रोबेबिलिटी 60% की बन रही है कि फेड सितंबर की पॉलिसी में रेट हाइक कर सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी जो 60% है, ये अगर आने वाले टाइम में और बढ़ता है तो बहुत ही निश्चित हो सकता है कि रेट हाइक का दौर स्टार्ट हो जाएगा ग्लोबल मार्केट्स में, जिसका लीड यूएस कर सकता है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ऑफ कोर्स जो डॉलर इंडेक्स है वो करीबन 13 महीने के हाई पे 101.6 पे आ चुका है। ये एक डेफिनेटली बहुत सारे एसेट क्लासेस के लिए चिंताजनक है, जैसे कि बुलियन। और दूसरी बात की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 4.38% पे आ चुका है। तो ये एक लेखा जोखा है जहां पे हमें उम्मीद है कि फेड सितंबर की पॉलिसी में रेट और दरों को बढ़ा सकती है। इंडिया की अगर बात करें तो ग्लोबल मैप में इंडिया काफी पीछे आ चुका था, बट अब एआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड जो ट्रेड्स थे ग्लोबल मार्केट्स में, यहां पे करेक्शन दिख रहे हैं, जैसे कि साउथ कोरिया, जैसे कि ताइवान, यहां पे करेक्शन दिख रहा है। नैस्डैक में करेक्शन दिखा। साउथ कोरिया और ताइवान तो 5 से 6% गिरे हैं, क्लोज टू 6%, जिसके कारण इंडिया ने 5th पोजीशन को रीगेन कर दिया है ग्लोबल मार्केट्स में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड जो ट्रेड था, यहां पे अनवाइंडिंग या प्रॉफिट बुकिंग जो भी आप समझे वो हो रहा है, जिसके कारण इंडिया ने 5th पोजीशन अपना बना लिया। ग्लोबल मैप में
जियोपॉलिटिकल टेंशन हमेशा ऑन द टेबल रहा है, पर ये अब शांत होते हुए दिख रहा है और हमारा मानना है कि ग्लोबल मार्केट्स भी काफी स्टेबल होगा आने वाले महीने जुलाई में। विद दिस वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट्स डोमेस्टिक मार्केट डूइंग। शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ में डोमेस्टिक की तो मेन है। अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो नतीजे, रिजल्ट्स, दिस विल बी द प्राइम फोकस ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। Q4 के मुकाबले, क्योंकि Q4 तो अच्छा दिखा था पिछले साल का, Q4 के मुकाबले Q1 इन जनरल में वीक रहेगा, ये समझ के चलिए। अगर निफ्टी 500 की बात करूं, ओवरऑल जो स्पेक्ट्रम है उसकी बात करूं, तो निफ्टी 500 में जो Q4 में हमने क्लॉक किया था 13% के आसपास आए, वो नीचे आके 8 से 10% हो सकता है। तो जब रेवेन्यू टूट सकता है तो मुनाफा भी टूटेगा। मुनाफा की बात करूं तो जो 16% पे 16% पे प्रॉफिट्स था, वो नीचे आके करीबन 12 to 14% रह सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। सो द प्रॉफिटेबिलिटी विल आल्सो रिड्यूस एंड रेवेन्यू विल ड्रास्टिकली रिड्यूस। समवेयर देयर विल बी अ मार्जिन डेंट आल्सो, बिकॉज ऑफ कोर्स तभी मार्जिन डेंट नहीं, बगैर तो इतना प्रॉफिट गिर नहीं सकता है। सो मार्जिन डेंट आल्सो विल बी सीन। अब ये क्यों है? ऑन द बैक ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन व्हिच वी हैव सीन, because of the crude oil, because of higher crude oil, because of higher inflations and many other things. So ये गैस के शॉर्टेज भी बहुत सारे प्लांट्स को शट डाउन कर चुके हैं, जिसके कारण Q1 के जो रिजल्ट्स है इसमें डेफिनेटली इंपैक्ट है। बट इसके साथ ही सिर्फ यही नहीं, और भी इंपैक्ट है हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी में। क्या? मॉनसून्स, बारिश आपके शहर में भी कम हो रहे होंगे। आप तो ऑफ कोर्स बहुत ध्यान से देखते होंगे, हमारे शहर में भी बहुत कम हो रहा है। पैन इंडिया की बात करूं तो जितना आज बारिश होना चाहिए उससे 40% कम है। और ऐसा जो प्रोबेबिलिटी है कि बारिश कम रहेगी पूरे सीजन में, इसकी प्रोबेबिलिटी है 60% की कि बारिश कम रहेगी पूरे सीजन में, इस मॉनसून के सीजन में। तो ये एक डेफिनेटली वरीसम फैक्टर है। हम समझते थे कि भाई एलिनो वर्ड तो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुनाई देता है, अब उसका प्रभाव देखिए। जिस हिसाब से ह्यूमिड कंडीशंस है, बारिश आ ही नहीं पा रही है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग अ बिग डेफिसिट इन द मॉनसून्स दिस ईयर। दिस इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स, इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट, स्पेशली द रूरल इंडिया। ग्रामीण इलाकों में यहाँ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, और ग्रामीण इलाकों के बेस पे हमारे बहुत सारे सेक्टर्स निर्धारित है। कुछ सेक्टर्स की बात करूं तो जैसे कि एफएमसीजी, टू व्हीलर्स, माइक्रो फाइनेंस, और साथ ही साथ एग्रोकेमिकल, ये पूरा ही जो स्पेस है ये कहीं ना कहीं रूरल इंडिया, ग्रामीण इलाकों पे निर्भर रहता है। तो ग्रामीण इलाका जहां जहां इंपैक्ट करेगा नेगेटिवली, इन पे भी कहीं ना कहीं आ सकता है। तो इस पे नजर जरूर रखनी है आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। डोमेस्टिक के कंटेक्स्ट में एक इशू जो लॉन्ग स्टैंडिंग आप सुन रहे हैं पिछले साल से, इंडिया यूएस ट्रेड डील। इंडिया यूएस ट्रेड डील में अगर देखा जाए तो अभी भी कोई मिडवे नहीं बना है। ऐसी उम्मीद है कि ये सोल्यूशन जुलाई एंड तक जरूर आना चाहिए हम सबके सामने। पर एक पॉजिटिव जरूर है ट्रेड के लिहाज से, हमने जो यूके के साथ एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया था, ये एकदम इंप्लीमेंट हो जाएगा इसी महीने से 15 जुलाई के आसपास। और अगर हमने जो ईयू के साथ एफटीए किया था, ट्रेड डील किया था, वो अगले साल जनवरी टू मार्च के बीच में इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव खबर है। इंप्लीमेंट यानी ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा भारत यूके, भारत ईयू के साथ। तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क है ये काफी पॉजिटिव रह सकता है इंडियन ट्रेड कंटेक्स्ट इज कंसर्न। ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी अभी जो इंपैक्ट हमने पिछले क्वार्टर में देखा था ये जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण, वो इंपैक्ट अब Q1 के रिजल्ट्स में आपको जरूर देखने पर मिलेगा नेगेटिवली। सो पिछले महीने, मतलब इसी महीने जून के मंथ में क्या क्या सही रहा और क्या गलत रहा उसकी बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो हमने जून में एक अनुमान लगाया था कि भाई डिफेंस अच्छा परफॉर्म कर सकता है, किया भी। डिफेंस ने 5% का रिटर्न दिया है पूरे ही महीने में, और जो बम्पर रिटर्न्स बने हैं डिफेंस स्पेस में, साथ ही साथ एक सरप्राइज एंट्री भी है, और वो है बैंकिंग की। बैंकिंग ने 6% का रिटर्न दिया है ये पूरे महीनों में। और बैंकिंग का जो सपोर्ट था वो निफ्टी से भी जरूर आता है, क्योंकि निफ्टी ये पूरे महीने में 2% पॉजिटिव रहा है।
जी हाँ दोस्तों, 2% पॉजिटिव, क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन के बाद एक रिस्पाइट जरूर आया, जहां पे अमेरिका ईरान ने कॉल ऑफ कर दिया वॉर, और कहीं ना कहीं चर्चा का विषय रहा कि भाई कैसे पीस डील लाया जाए। थोड़ा बहुत बीच में तीखे वार जरूर हुए, बट ओवरऑल पीस दोनों को चाहिए, जिसके कारण मार्केट ने 2% की रिकवरी के बाद बैंकिंग ने एकदम डार्क हाउस परफॉर्मेंस दिया, 6% का रिटर्न दिया। और साथ ही साथ हमारे डिफेंस स्पेस ने, जो हमने पिछले महीने जरूर बात की थी कि डिफेंस हमें काफी अच्छा लग रहा है। दो ग्लोबल सेक्टर्स है जिन्होंने काफी दमदार अंडर परफॉर्मेंस किया है, जैसे कि मेटल्स, मेटल्स ने अंडर परफॉर्म किया। और एक चीज तो आपको पता ही है, आईटी टेक्नोलॉजी, जिस हिसाब से एआई का बोलबाला है ग्लोबल मार्केट्स में, भारत का आईटी सेक्टर कमजोर है। तो भारत का आईटी सेक्टर ने भी करीबन 5% का डाउन परफॉर्मेंस दिया, साथ ही साथ मेटल्स ने 6% का अंडर परफॉर्मेंस दिया। ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट पर्सपेक्टिव से डिफेंस और बैंकिंग आउट परफॉर्मर रहे हैं जून के महीने में। जब शेयर्स की बात, सिद्धार्थ के साथ की बात करते हैं, तो शेयर्स की बात मार्केट बगैर तो हो नहीं पाएगी। निफ्टी, जी हाँ निफ्टी, और निफ्टी के लेवल्स, इसके बगैर तो बातचीत कैसे हो पाएगी। जुलाई के मंथ में आपको क्या देखना है, किस हिसाब से डायरेक्शन रह सकता है मार्केट का, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। हमारा मानना है कि जुलाई का महीना बुलिश स्टैंस में रह सकता है इन टर्म्स ऑफ निफ्टी इज कंसर्न। निफ्टी ने कुछ रिकवरी तो जरूर दिखाई है, 24,100 के आसपास, 24,100 के आसपास निफ्टी आ चुका है। अब ये टेक्निकल एस्पेक्ट से हमें लगता है कि इनका जो सपोर्ट है नीचे में 23,700, 23,700, फॉलोड बाय 23,200, ये दो लेवल्स के ऊपर आपको जरूर ध्यान देने हैं। ऑन द अपसाइड जो 24,100 पे आज निफ्टी है, आपको देखना है 24,400, 24,400, फॉलोड बाय 24,800, तब जाके 25,000 के दर्शन होंगे। टेक्निकल सेटअप ऐसा ही दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। फंडामेंटली हम मानते हैं कि निफ्टी हैज अ गुड आउटलुक विद अ 1 year perspective. Close to 26,500 is what our targets are on the Nifty, where we see Nifty trading at 19 times, 19 टाइम प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है फॉरवर्ड अर्निंग्स के हिसाब से, जबकि एवरेजेस 20 टाइम्स के आसपास है, 20.5 टाइम्स। तो हमें लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा कंफर्टेबल ट्रेड कर रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर लॉन्ग टर्म एवरेजेस। फंडामेंटली हम मानते हैं कि निफ्टी इज वेल प्लेस्ड। ऑफ कोर्स बहुत सारे नेगेटिव्स है, उसको भी डिस्काउंट कर रहा है, कुछ एक Q1 के रिजल्ट्स को भी डिस्काउंट करेगा। ब्रॉडली बैलेंस्डली प्लेस्ड रैशनल थॉट प्रोसेस के साथ निफ्टी है। 26,500 का हमारा एक साल का टारगेट, और शॉर्ट टर्म में मैंने आपको टेक्निकल लेवल्स तो जरूर दे दिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डेफिनेटली ध्यान में रखिएगा, इसीलिए तो कारगर साबित होता है आप सभी के लिए शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ। जैसे हमने पिछले महीने दमदार सेक्टर में डिफेंस को चुना था और डिफेंस अच्छा रहा परफॉर्मर फॉर द मंथ ऑफ जून, वैसे ही शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ में इस मंथ के जो टॉप सेक्टर्स रह सकते हैं वो दो हैं। गैस आपको करना है कौन से वो दो सेक्टर्स रह सकते हैं जो हमें काफी बेहतरीन लग रहे हैं। कुछ हटके सेक्टर्स है, एकदम कन्वेंशनल सेक्टर्स नहीं है जिसके ऊपर आप रोज चर्चाएं करते हैं। एक सेक्टर है जो हमसे रिलेटेड है, और एक सेक्टर है जो भारत बहुत जोरों से ग्रो कर सकता है, सनराइज सेक्टर है। सबसे पहला सनराइज सेक्टर, डेटा सेंटर की जो एंसिलरी स्पेस है, सिर्फ डेटा सेंटर में तो कोई ऐसी कंपनियां मिलेगी नहीं जो प्योर डेटा सेंटर प्ले हो, बट इनकी जो एंसिलरी कंपनियां हैं ये काफी अच्छा सेक्टर कर सकता है। डेटा सेंटर का जो स्पेस है वो 5x 5 गुना ग्रो कर सकता है आने वाले कुछ सालों में, 2032 तक। आज की कैपेसिटी की बात करूं तो जो 1.5 गीगावाट की कैपेसिटी है वो 9 गीगावाट होने की उम्मीद है 2032 तक। ये जो कुछ कंपनियां ऐसी है भारत में, सेक्टर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत अग्रेसिवली अडॉप्ट कर रही है, जैसे कि बैंकिंग, BFSI, हेल्थ केयर और रिटेल स्पेस, ये जो एआई को बहुत तेजी से अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और एआई का जो स्टोरेज है वो डेटा सेंटर स्पेस में है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर रह सकता है डेटा सेंटर कंपनियों के लिए। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से 5 से 6 लाख करोड़ का ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट है आने वाले 5 सालों के लिए। जो स्पेस, जो एंसिलरी सेक्टर्स जो अच्छा कर सकते हैं डेटा सेंटर में, जैसे कि पावर ट्रांसमिशन,
जैसे कि इक्विपमेंट्स वाली कंपनियां, कूलिंग वाली कंपनियां, कूलिंग सॉल्यूशंस जो देती है, ये सारा ही स्पेस, वायर्स एंड केबल्स ऑफ कोर्स आपको भूलना नहीं है, ये सारा ही स्पेस डेटा सेंटर के एंसिलरी स्पेस में गिना जाता है। तो हमें लगता है कि ये स्पेस बहुत स्ट्रांग परफॉर्म कर सकता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको याद करवाना चाहूंगा, जो भारत सरकार ने अनाउंस किया था, वो क्या, 21 साल के लिए टैक्स हॉलिडे जो दिया उन्होंने फॉरेन क्लाउड कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए। ये जो एक ट्रिगर पॉइंट था जिसके कारण ग्लोबल कंपनीज वुड बी इंटरेस्टेड टू सेटअप मोर एंड मोर डेटा सेंटर्स इन आवर कंट्री। एंड ऑफ कोर्स दे हैव अ बिग टाइम, 21 इयर्स का टैक्स हॉलिडे, 2047 तक का। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है ये पूरे स्पेस के लिए, जहां पे सरकार चाहती है कि बाहर की कंपनियां भारत आए और सेटअप अपना करे, और ये डेटा सेंटर का पूरा डेटा जो है वो हमारे देश में ही रहे। ये एक बहुत बड़ा वेलकम मूव है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फॉर द स्पेस। सो डेटा सेंटर and linked up ancillary space looks quite interesting. The second space, जैसे मैंने आपको कहा, सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है जुलाई के मंथ के लिए और जो हमसे रिलेटेड है, कैपिटल मार्केट्स। बिल्कुल, कैपिटल मार्केट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, और ये सेक्टर काफी मजबूत लग रहा है। हमें लगता है कि जो कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट है, इसमें एक अच्छा खासा ग्रोथ रह सकता है आने वाले कुछ समय के लिए। हम मानते हैं कि ये ओवरऑल आईपीओ मार्केट जो है 2026 का, वो भी बजिंग रह सकता है। बहुत बड़े बड़े आईपीओ लाइंड अप है, जैसे कि एनएससी, स्टेट बैंक और एसबीआई, एएमसी। अगर देखा जाए तो जियो का भी आईपीओ आने की बड़ी बात है, जो ये साल का बहुत बिग बैंग आईपीओ में रह सकता है। तो ये जो आईपीओ मार्केट है, ये बज रह सकता है इंडियन मार्केट्स के लिए। साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जो फोलियोज होते हैं, जो आज के तारीख में 25 करोड़ फोलियोज भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स ने निवेश किया है, वो 25 करोड़ फोलियोज डबल हो सकता है, 50 करोड़ फोलियोज हो सकता है आने वाले कुछ सालों में। और म्यूचुअल फंड का यूएम 16 से 18% के सीएजीआर से ग्रो कर सकता है। इन नटशेल, वी एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट ग्रोथ close to 15 to 18% in coming 5 to 7 years, and capital market infrastructure companies are in the limelight. ये वही सेक्टर है जिस सेक्टर में से मैं बिलोंग करता हूं, और वो स्पेस काफी स्ट्रॉन्ग और बजिंग दिख रहा है। आपको फाइंड आउट करना है सही स्टॉक्स और सही स्पेस में रहने के लिए। बट ये दोनों ही सेक्टर्स, मुझे लगता है, मंथ ऑफ जुलाई कैन बी इन द लाइमलाइट। कभी आपने सुना है कि शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ में कोई आइडिया ही नहीं मिला, कोई ऐसा एक्शनेबल ही नहीं मिला कि जो हम निवेश के रूप में देख पाए? ऐसा कभी सुना? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ ब्रिंग्स यू डोमेस्टिक ग्लोबल मार्केट्स, निफ्टी लेवल्स, sectors to watch out for, along with some of the actionables which are investment perspective. Of course, before starting to talk about which are those ideas, one thing you have to make sure, with a disclaimer, that these ideas you have to definitely consult your advisors or broker whom you are trading with, includes you should do your own study, because वो कहते हैं ना कि खुद की स्टडी से ही सही पर्सपेक्टिव, सही कन्विक्शन हमारे हाथ में आता है। वैसे ही जैसे मैंने कुछ सेक्टर्स की बात की आज, कि जो हमें बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं जुलाई के मंथ में, उनमें से एक सेक्टर है डेटा सेंटर, और डेटा सेंटर में से एक स्टॉक जो मुझे काफी पसंद आता है वो है टेक्नो इलेक्ट्रिक। टेक्नो इलेक्ट्रिक जो डेटा सेंटर के थीम पे है, हमें लगता है कि ये करीबन 12,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी, और अगर वैल्यूएशंस की बात करूं तो 12 टाइम्स FY28 के अनुमान से ट्रेड कर रहा है, 12 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे, और रिटर्न ऑन इक्विटी 9% के करीब है। अगर देखा जाए तो ये ईपीसी कंपनी है, ईपीसी कंपनी है, बट इसका अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं डेटा सेंटर स्पेस में। आज के तारीख में अगर देखा जाए तो डेटा सेंटर स्पेस इनके लिए 50 करोड़ का रेवेन्यू लाता है, जबकि मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है 50 करोड़ का रेवेन्यू 500 करोड़ बनाने की, 10x ग्रोथ from here on in the data center business. Overall, the order book is 13,400 crore, जो करीबन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक दिख रहा है हमें, और हम मानते हैं कि ये ऑर्डर बुक और ग्रो हो सकता है आने वाले समय में। हमें लगता है कि 25 मेगावाट की जो कैपेसिटी डेटा सेंटर स्पेस में जो सेटअप करने वाले हैं नोएडा, कैलकाटा, अलग अलग रीजन्स में, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ला सकता है इन कंपनियों के लिए।
ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो 13,400 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है ये और ग्रो हो सकता है इसी साल में एक अच्छा खासा ऑर्डर बुक हम देख सकते हैं यही स्पेस में, और जिसमें डेटा सेंटर का बहुत बड़ा योगदान होगा। मुनाफों के हिसाब से हमें लगता है कि 24% के सीएजीआर से टेक्नो इलेक्ट्रिक ग्रो कर सकता है अपना प्रॉफिटेबिलिटी इन कमिंग 2 to 3 years। विद दिस पर्सपेक्टिव डेटा सेंटर में कोई प्योर प्ले मतलब 100% डेटा सेंटर का बिजनेस हो ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस है ये सनराइज इंडस्ट्री है हमारे देश के लिए, अब डेवलपिंग हो रही है। अब इंडिया इज एट a nascent stage in the data center space. You may not find any company who is generating 100% revenue from the same space. So you will get some companies which has started aggressively working towards the data center, and one of those companies is Techno Electric from our universe. We believe this is a company which is a small cap company of 12,500 crore market cap, has a good potential to grow with a 1 year perspective. Of course, these investments I am not talking about for 1 day, 1 week or 1 month. These are for the entire year, because these are investments where you can put investments which can look up with a perspective of 1 year. The second company, of course, this company seems to be a very exciting company from a space which is auto ancillary space, and this company is Bellrise Industries. Bellrise Industries, you heard it right. 21,000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप वाली कंपनी जो अभी 20 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहा है एज पर वैल्यूएशंस ऑफ FY28 एक्सपेक्टेशंस। रिटर्न ऑन इक्विटी स्ट्रॉन्ग 12% के करीब है। हम मानते हैं कि ये कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, जो आज एग्जॉस्ट सिस्टम्स, ईवी बैटरी ट्रेस, फ्यूल टैंक्स, चेसिस, फ्रेम और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं ऑटो एंसिलरी प्ले के लिए। लीडिंग प्लेयर है इन द टू व्हीलर स्पेस, क्योंकि टू व्हीलर से इनका अच्छा खासा योगदान होता है। हीरो, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, ये इनके जो कुछ मार्की ओईएम कस्टमर्स है जिनको ये सप्लाईज करते हैं अपने ऑटो एंसिलरी पैक। हमें लगता है कि 15-16% का ग्रोथ होना चाहिए गाइडेंस FY27 का। स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है, 30% प्रॉफिट सीएजीआर बेसिस से ग्रो हो सकता है। स्ट्रॉन्ग केपेक्स है, स्पेशली ईवी स्पेस में इनका अच्छा फोकस है। क्यों? क्योंकि ईवी स्पेस जो होता है ये हाई मार्जिन यील्डिंग स्पेस है, जहां पे मार्जिन्स बहुत बेहतर रह सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये जो बेलराइज इंडस्ट्रीज है, जो स्पेशलिस्ट अच्छा मार्केट शेयर रखता है टू व्हीलर स्पेस में, इन कंपनियों पे जरूर ध्यान देना चाहिए। काफी बड़ी कंपनी नहीं है, 20-21 हजार करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, जहां पे एक अच्छा बूस्ट रह सकता है इन द ऑटो एंसिलरी पैक। तो पहली कंपनी हो गई टेक्नो इलेक्ट्रिक और दूसरी कंपनी हो गई बेलराइज इंडस्ट्रीज फ्रॉम द ऑटो एंसिलरी पैक। ओवरऑल हम ये जुलाई के महीने के बाद तो जरूर कर रहे हैं, पर ये दोनों में निवेश की बात कर रहे हैं विद अ 1 year perspective। एंड अगेन being reiterating again the disclaimer, you need to definitely consult your advisor or the broker, and need not to mention, but again I keep repeating, keep your own study। conviction सिर्फ सिद्धार्थ सिदानी के कहने से नहीं आएगा, कन्विक्शन आपके खुद के पढ़ने से आएगा, आपके खुद के ऑन द ग्राउंड चैनल चेक से आएगा। तब आपको समझ में आएगा व्हाट वी टॉक इज सेंस, व्हाट वी पुट अक्रॉस ऑन शेयर्स की बात सिद्धार्थ के साथ इज एब्सोल्युटली समथिंग व्हिच इज अ ग्राउंड रियलिटी, व्हिच इज प्रैक्टिकल and of course scientifically driven with the data rather than own any whims and fancies of my or anything. So with this perspective, shares ki baat Siddharth ke sath brings on the table with fantastic ideas with mid cap and small caps, which gives you a perspective on the investment horizon for your portfolio. So thank you so much for watching on shares ki baat Siddharth ke sath. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.